हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फी वेवियर एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हमेशा समस्याएं होती है। जब बच्चे काउंसलिंग कराते हैं, चाहे आप UPSEE के नाम से जानते हैं या AK2 या UP2 के नाम से जानते हैं, जब इसकी काउंसलिंग शुरू होगी तो सबसे पहला प्रश्न यही उठेगा कि मुझे फी वेवियर वाली सीट मिलेगी या नहीं। अगर ये सीट हमें मिलेगी तो हम इसका लाभ कैसे लेंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। क्योंकि जो बच्चे इसको भी भरते हैं उसके लिए वो आगे ये भी परेशान रहते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप आएगा या नहीं। क्योंकि आप अधिकतर देखेंगे कि यूट्यूब पर फी वेरियर के लिए बस 5 से 6 ही वीडियो अपलोड किया गया है, लेकिन वह भी बहुत ही अधिक विस्तार से उसमें एनालिसिस नहीं किया गया है। लेकिन ये वीडियो जो आपको मिलेगा इसमें पूरी जानकारी होगी, एक एक पॉइंट विस्तार से समझाया जाएगा कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आपके साथ ऐसा होगा, अगर ये ऐसा होगा तो फिर कैसा हो सकता है। जो भी समस्याएं आपके सामने, जो भी प्रश्न आपके मन में उठेंगे, सभी का समाधान इस वीडियो में फी वेवियर से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन रहेगा। आप सभी जानते हैं कि UPSEE रिजल्ट घोषित होने के बाद स्टूडेंट UP2 के माध्यम से जो जारी काउंसलिंग की पूरा शेड्यूल होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होंगे और अपनी सीट को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद क्या आता है कि इस प्रकार इस काउंसलिंग में UP2, AK2, UPSEE के BTech, B फार्मा, B आर्क, MBA, MCA और अन्य कई कोर्सेज होते हैं। इसमें करीब 841 जो कॉलेज होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। तो ऐसे में 841 में सभी हैं, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है और कुछ ऐसे हैं जो अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। इसलिए सभी को मिलाकर 841 कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। इस बार की मैं बात कर बताया तो ये भी गया है कि उत्तर प्रदेश के कई लाख स्टूडेंट जो यूपी के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। इसका क्या कारण है? क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। चाहे वो जनरल में भी, ऐसा नहीं है कि जनरल में सभी अमीर हैं, सभी चाहे बड़े बड़े कॉलेज में प्राइवेट में भी लिखवा लें, ऐसा नहीं है। इसीलिए सरकार ने EWS वाला जो कोटा चलाया 10%, उसमें भी आरक्षण दिया है। इसी तरह से आप जानते हैं कि OBC, SC, ST सभी को आरक्षण दिया गया है। लेकिन वो उसके बाद भी, इस आरक्षण के देने के बाद भी वे नाम लिखाने में सफल नहीं हो पाते हैं और अपनी कॉलेज की जो ट्यूशन फीस होती है, जिसे हम फीस एडमिशन फीस समझ सकते हैं, वह जमा करने में असफल हो जाते हैं। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो आप एडमिशन कराने के बाद आपको मिलती हैं, जैसे आपका स्कॉलरशिप होता है। स्कॉलरशिप आपको तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन जो आपका फी वेरियर होता है ये आपको तुरंत एडमिशन के समय ही मिल जाएगा और आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो पूरी तरह से माफ़ हो जाती है। अभी हम बात करेंगे कि ट्यूशन फीस होता क्या है, क्योंकि लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती कि ट्यूशन फीस क्या होता है, एडमिशन फ़ीस क्या होता है, काउंसलिंग फ़ीस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होता है। सभी के बारे में एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले फी वेरियर स्कीम होता क्या है और इसका लाभ आप कैसे लेंगे, कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट हो जिसके बाद आप फी वेरियर स्कीम का लाभ ले सकते हैं। देखिए, जो फी वेरियर स्कीम होता है इसे हम FW के नाम से भी जानते हैं, इसे TFW के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये फी वेरियर हो गया FW फी वेरियर। TFW क्या होता है? ये ट्यूशन फी वेरियर होता है। फी वेरियर स्कीम का लाभ उन स्टूडेंटों को मिलता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, नहीं तो बार बार आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करके पूछेंगे कि सर फी वेरियर क्या होता है, इसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो फी वेरियर स्कीम का लाभ उन स्टूडेंटों को मिलता है जिनके परिवार की वार्षिक आय, 1 साल की आय कितनी हो? 6 लाख से कम हो, 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। वार्षिक आय 6 लाख से कम हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के रहने वाले हो, जनरल हो, OBC हो, SC, ST, कई और कैटेगरियाँ भी हो सकती हैं, छोटे छोटे कैटेगरियाँ, उप कैटेगरी भी हो सकती हैं, उससे भी आप बिलोंग करते हैं। अगर आपके परिवार की इनकम 6 लाख से कम है, अब इसमें परिवार की इनकम कौन सी जोड़ी गई? आपके माता पिता की जोड़ी गई है, ये नहीं कि पूरे परिवार का मिला कि इस तरह से। आपके माता पिता को जोड़ने के बाद भी अगर 6 लाख से कम हो रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तहत पहला जो पॉइंट है बताया गया है कि इसके तहत ट्यूशन जो फीस होता है वो माफ़ होता है। अब आपको समझना होगा कि ट्यूशन फीस क्या होता है और बाकी जो फीस होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला आपका लगता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो होता है जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेंगे तो वहाँ पे आपको 1000 रुपये देना होगा। ये 1000 रुपये आपको किसी भी, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी अन्य राज्य से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको 1000 रुपये देना होगा। तो ये शुरुआत में जब आप काउंसलिंग शुरू होगी उस दिन जब आप देंगे पैसा 1000 रुपये, तो उसे आप रजिस्ट्रेशन शुल्क मानेंगे। इसके बाद काउंसलिंग फ़ीस क्या होता है? काउंसलिंग फ़ीस आपको तब देना होगा जब आपको सीट मिल जाएगी, जैसे मैकेनिकल मिल गया, इलेक्ट्रिकल मिल गया, कोई भी आपको ब्रांच मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20,000 रुपये देना होगा। तो ये 20,000 रुपये जो है ये आपकी काउंसलिंग फ़ीस है।
और अगर आप वहीं पे SC ST से बिलोंग करते हैं, आपको 12,000 रुपये देना होगा। तो ये आपकी काउंसलिंग फ़ीस हुई। एग्ज़ाम का जो फीस होता है आपको देना पड़ेगा, जैसे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है आज के समय में, तो आपको दोनों सेमेस्टर के फ़ीस आपको पेमेंट करने होंगे। इस तरह से आपको क्या करना होगा, काउंसलिंग की फ़ीस हटा दीजिए, आप एग्ज़ाम का फ़ीस और कुछ और जो कॉलेज के कुछ और फैकल्टी होती हैं उसके कारण से कुछ फ़ीस लगते हैं, उनको निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो आपका ट्यूशन फ़ीस होता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए एक अनुमान लगाया जाए कि अगर किसी भी कॉलेज का, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट का ही ले लीजिए, किसी भी कॉलेज का अगर 80,000 रुपये फ़ीस है तो इसका 60% हिस्सा आपका माफ़ हो जाएगा, बाकी आपको 40% हिस्सा आपको फ़ीस के रूप में देना होगा। बात समझ में आ गया होगा कि ट्यूशन फ़ीस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होता है, काउंसलिंग फ़ीस क्या होता है और ट्यूशन फ़ीस आपको कितना देना होगा। तो हर कॉलेज का अलग अलग होता है, इसलिए किसी भी कॉलेज का आप एक एग्जाम्पल लेके अपने आप से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया कि हर कॉलेज में कमज़ोर छात्रों के लिए 5% एक्स्ट्रा सीट होती है फ़ी वेरियर स्कीम के तहत। हर कॉलेज का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि इसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, और जो कॉलेज है जो अपना सिर्फ कह सकते हैं कि इंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, उसके बाद भी UPTU के माध्यम से या UPTU के 10% स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं, उसमें भी फ़ी वेरियर की सीट होती है। तीसरा पॉइंट है कि इसका लाभ लेने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट होता है जिसे हम फॉर्म नंबर 12 कहते हैं, चाहे आप फॉर्म नंबर 12 कहिए या इनकम सर्टिफिकेट कहिए, ये आपके पास होने चाहिए। अब इनकम सर्टिफिकेट कितने का, जैसे कह सकते हैं कि 6 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए, 6 लाख से कम का बना होना चाहिए, आपको इसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ समस्याएं भी हैं जिसे हम पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट ये बताया गया है, समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। UPTU ने इस वर्ष B ARC B Pharma ये 2 कोर्स वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, वो ध्यान रखेंगे, B ARC और B Pharma के हम बारे में बात कर रहे हैं। UPTU ने इस वर्ष B ARC और B Pharma के सभी कोर्सेज़ के लिए फ़ी वेरियर की जो सीट है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप B ARC के कोर्सेज़ कर रहे हैं, B Pharma के कोर्सेज़ कर रहे हैं और आप अभी तक सोच रहे हैं कि हमें फ़ी वेरियर के माध्यम से हम इस तरह से अपना जो एडमिशन है उसको कराएंगे, तो आप सोचिए कि आपको बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आप न तो इसका फ़ायदा गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं, ना ही प्राइवेट में ले सकते हैं। जब इन दोनों में नहीं ले सकते हैं तो आप सेल्फ वाले में कहाँ पर ले पाएंगे। लेकिन अभी भी आप UPTU के अन्य कोर्सेज़ के लिए फ़ी वेरियर की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BTech करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, MCA करना चाहते हैं, ऐसे अन्य कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। फ़ी वेरियर स्कीम केवल यूपी के स्टूडेंट के लिए होता है, न कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप पूछेंगे वीडियो के माध्यम से या फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, तो यही सब आपको ध्यान रखना। इसमें बताया गया कि फ़ी वेरियर स्कीम किसके लिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, सभी के लिए ये है। लेकिन दूसरे राज्यों को कोई भी हो, जैसे SC ST से आते हैं दूसरे राज्य के, उनके लिए कोई भी फ़ायदा इसमें नहीं मिलेगा। इसके बाद का जो पॉइंट है बताया गया है कि हाउ टू गेट, आप कैसे प्राप्त करेंगे फ़ी वेरियर की स्कीम या उसकी जो सीट है। आप सभी के पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। 2 ऑप्शन कौन कौन से, पहला आपका होगा TFW। ये TFW क्या होगा, ट्यूशन फ़ी वेरियर। दूसरा होगा नॉन TF, तो यहाँ पे हम नॉन लिख दे रहे हैं, नॉन TFW समझिएगा। सभी ट्यूशन फ़ी वेरियर हेतु अहर योग जिनके माता पिता की वार्षिक आय 6 लाख से कम हो, उन्हें सीट लॉक करते समय यह ध्यान देना होगा कि वे TFW के साथ साथ नॉन TFW के ऑप्शन को भी सेलेक्ट करें। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने इसीलिए इसको पूरा एक बार में पढ़ा जिससे आपको समझने में या मुझे समझाने में थोड़ा सा आसानी हो। इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लिया आपने TFW या FW समझिएगा, उसके लिए अप्लाई किया, मान लीजिए सीट नहीं मिला। इसका क्या कारण हो सकता है, अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता है फ़ी वेरियर की, तो इसके 3 से 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होगा कि आपका जो रैंक होगा वो बहुत ही अधिक होगा, हाई रैंक समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा या तो भाई जो जिस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया होगा, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पे सीटें ही भर गई होंगी, क्योंकि 5% होता है। अब अगर 60 का बैच चलता है तो 5% कितना होगा, 3 सीटें हुई। इसका मतलब एक ब्रांच में सिर्फ 3 सीटें हुई। उस 3 में कौन कौन से होंगी भाई, बॉय भी होंगे, गर्ल भी होंगे। सबसे अधिक प्राथमिकता गर्ल को दी जाएगी। तो ऐसे में दूसरा हो गया कि सीट भर जाना, इसके लिए आपको नहीं मिला होगा। और तीसरा जो पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट का सही ना होना, जो आपने इनकम सर्टिफिकेट जमा किया इसके साथ ही और डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे,
उसमें कोई भी गड़बड़ी या डेट एक्सपायर कर गया होगा, जैसे इनकम सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए होता है, और वो भी वो कह सकते हैं कि वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए जिससे स्कूल वाले चेक कर पाएँ, बोर्ड चेक कर पाए। तो ऐसे कोई भी गड़बड़ी हुई होगी तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर फी वैरियर की सीट आपको किसी कारण से नहीं मिलती है, अब ये गलती चाहे रैंक को लेकर हो, रैंक अधिक हो, सीट भर गया हो या डॉक्यूमेंट गलत हो गया हो, तब आपको TFW के जगह पे नॉन TFW वाला सीट आपको मिल जाए। इसीलिए आप जब काउंसलिंग कराइएगा तो फी वैरियर के साथ साथ नॉन फी वैरियर वाला भी सीट को, दोनों को ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ये बात समझिएगा, जिससे एक से ना मिले तो दूसरी वाली सीट के लिए आपको इंतजार ना करना पड़े, भले ही आपको पैसा जमा करना पड़े। बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इतना जो सेक्शन हमने इस बार बताया है उसको दोबारा आप रिप्ले करके उसे पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। और अगर कोई दोस्त काउंसलिंग के समय TFW पे इस तरह से ऑप्शन पे सेलेक्ट करता है लेकिन वो नॉन TFW पे सेलेक्ट करना भूल जाता है, चाहे वो अपनी मर्जी से हो या जैसे कह सकते हैं दुकान के कारण से भी हो गया होगा गलती, तो वो परेशान ना हो। उसकी जो काउंसलिंग होगी वो सेकंड राउंड में चली जाएगी, वहाँ पर भी अगर TFW की कोई सीट खाली होगी तो आपको मिलेगी। इसी तरह से वो आगे बढ़ता रहेगा जब तक आपको मिल नहीं जाएगा, और लास्ट में अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा नॉन TFW का। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग होगी, लेकिन आप इसके लिए परेशान ना होइए। इसीलिए दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा कि अगर हमें FW वाला सीट नहीं मिलता है या फी वैरियर से हमें एडमिशन नहीं मिलता है तो हमें नॉन फी वैरियर वाले स्कीम से या उसके माध्यम से हमारा एडमिशन हो जाए। अब बात आता है कि ये जो फी वैरियर स्कीम होता है ये किस आधार पे, किस पे डिपेंड करता है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं। तो ये 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला होता है कि आपका जनरल रैंक क्या होता है, क्योंकि ये जो काउंसलिंग होती है या ये जो आपका फी वैरियर स्कीम होता है ये जनरल रैंक पर ही कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे आपको जो कैटेगरी का रैंक होता है वो उतना मायने नहीं रखता है। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपके जनरल रैंक कितनी है। दूसरा पॉइंट में देखा जाता है कि आपकी कैटेगरी रैंक कितनी है। तीसरा है कि आपने किस कॉलेज को सेलेक्ट किया या किस प्रकार के, जैसे गवर्नमेंट को आपने सेलेक्ट किया है या प्राइवेट को सेलेक्ट किया है। चौथा जो पॉइंट है कि आपका ब्रांच कौन सा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आपको सीट मिलने वाला रहता है लेकिन उस ब्रांच में पहले ही सीटें भर जाती हैं, इसलिए आप कई बार मौक़ों को इस तरह से गंवा देते हैं। तो ये 4 पॉइंटों पे डिपेंड करता है। पहला आपका है कि जनरल रैंक कितना है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कैटेगरी रैंक कितना है, तीसरा आपने किस कॉलेज को प्राथमिकता दी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट को, और चौथा पॉइंट है कि आपने किस ब्रांच को सेलेक्ट किया है। इसमें से कोई भी अगर एक पॉइंट गड़बड़ हुआ तो आपको सीट नहीं मिलेगी। इस तरह से कहा जा सकता है कि जितना कम रैंक होगा, अच्छा जितना रैंक होगा, आपको उतने ही चांसेस या उतनी ही % चांसेस होगी कि आपको FW की सीट मिलेगी या नहीं। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आपने इतना पूरा वीडियो देखा होगा तो, लेकिन इसके बाद की अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप समझिए कि अभी कुछ भी नहीं देखें। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अब हम इसके बाद तुलना करने जा रहे हैं कि FW आपका जो फी वैरियर हुआ इसके वर्सेस में कर लीजिए, या इससे हम तुलना करेंगे कि इससे स्कॉलरशिप से जो आपको छात्रवृत्ति मिलती है। देखिए FW जो होता है इसका लाभ आपको पहले मिल गया, स्कॉलरशिप का लाभ आपको मिलता है कब है, जब सेशन खत्म होने वाला होता है। बताया गया कि समाज कल्याण जो विभाग होता है जिसके माध्यम से आपको स्कॉलरशिप मिलता है, समाज कल्याण विभाग उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है जिन्होंने अपने कॉलेज के लिए फ़ी का पेमेंट किया हो। यदि आप ट्यूशन फी नहीं देते हैं कॉलेज में तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसका पूरा मतलब यही है कि जो भी दोस्त या जो भी चाहे बॉय हो या गर्ल हो, अगर वो FW का फ़ायदा उठा रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार में एक ही फ़ायदा मिलेगा। जिनको FW का फ़ायदा मिल चुका है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है, आप पॉइंट में बात को समझिएगा। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि स्कॉलरशिप कैटेगरी पर डिपेंड करता है, जबकि फी वैरियर आपके रैंक पर डिपेंड करता है। और ये रैंक कौन सा है, ये आपका जनरल रैंक पर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्कॉलरशिप जब आता है कैटेगरी वाइज, पहले आएगा OBC वालों का आ गया, इस तरह से SC ST का आ गया, उसके बाद जनरल का, इस तरह से आगे पीछे आता रहता है। तो यही होता है कि स्कॉलरशिप आपके कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि कितना आएगा, कितना माफ़ होगा, लेकिन आपका फ़ी वैरियर जो होता है वो आपके जनरल रैंक पर डिपेंड करता है। तीसरा जो पॉइंट बताया गया है कि स्कॉलरशिप के लिए आपको फैमिली की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके फैमिली में 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, जबकि अगर आप फी वैरियर के अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके परिवार की इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। अच्छा लग रहा होगा पॉइंट तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से बार बार नहीं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए या वीडियो को लाइक करिए। आप इतना तो इस तरह से समझदार हैं या इतना योग्य हैं कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चौथा पॉइंट ये बताया गया है कि स्कॉलरशिप का लाभ आपको बाद में मिलता है
जबकि फी वेरियर का लाभ आपको एडमिशन के समय ही मिल जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार तो स्कॉलरशिप नहीं आता है कि कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो गया या इनकम सर्टिफिकेट आपने उस समय जमा किया जब आपको कह सकते हैं कि डेट एक्सपायर कर गया होगा या कुछ भी और गड़बड़ी हो गया या आपका गैप सर्टिफिकेट या गैप हुआ होगा 1 साल 2 साल का, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आता। लेकिन आपका कह सकते हैं कि जो फी वेरियर होता है ये आपको एडमिशन के समय या पहले ही मिल जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। पांचवा में ये बताया गया कि फी वेरियर आपके पूरे कोर्सेज के लिए होता है, जबकि स्कॉलरशिप ओनली 1 ईयर। अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप मान लिया फर्स्ट ईयर में आया, सेकंड ईयर में नहीं आया, सेकंड ईयर में आया, पता चला कि थर्ड ईयर में कुछ गड़बड़ी हो गई या इसके कारण कह सकते हैं कि डेट गड़बड़ हो गया, उसके बाद नहीं आए। लेकिन आपको फी वेरियर अगर आपने फर्स्ट ईयर में लाभ आपको मिल चुका है तो आपको पूरे 4 साल कह सकते हैं आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपकी ट्यूशन फीस 4 साल माफ़ रहेगी। इसीलिए कहा गया कि फी वेरियर आपकी पूरे कोर्स के लिए होता है, जबकि स्कॉलरशिप आपको सिर्फ 1 साल डिपेंड करता है कि फर्स्ट ईयर में आया तो हो सकता है सेकंड ईयर में नहीं आया, या फर्स्ट ईयर में नहीं आया तो सेकंड ईयर में, ऐसा कई बार भी होता है। इसके बाद का अगला पॉइंट है कि स्कॉलरशिप व फी वेरियर दोनों ही सिर्फ अपने राज्य के बच्चों के ऊपर लागू होता है, न कि अदर स्टूडेंट के या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको न तो स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है न ही उन्हें फी वेरियर का स्कीम का लाभ मिलता है। दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छी पॉइंट है कि स्कॉलरशिप व फी वेरियर दोनों ही सिर्फ अपने राज्य के बच्चों के ऊपर लागू होता है, न कि अदर स्टेट के स्टूडेंट। ऐसा समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के अगर हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप फी वेरियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब ये कि कोई आप फी वेरियर भी लीजिए और स्कॉलरशिप, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के बच्चों को ही मिलता है, राज्यवाज को। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा जो छठा पॉइंट है कि स्कॉलरशिप व फी वेरियर का लाभ लेने के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, चाहे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए या फी वेरियर के लिए अप्लाई करिए। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया है कि फी वेरियर का लाभ आपको तभी भी मिलेगा यदि आप सेकंड ईयर में अपना ब्रांच चेंज करते हैं। जैसे कई बार होता है कि स्टूडेंट को मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से उसने बीटेक किया, फर्स्ट ईयर में उसे लगा कि यार बीटेक से हमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच से करना अच्छा नहीं लग रहा, तो वह सेकंड ईयर में मैकेनिकल में चेंज कर लेता है या किसी भी अन्य ब्रांच में चेंज कर लेता है, तब भी उसको फी वेरियर का लाभ मिलता रहेगा अगर उसने फर्स्ट ईयर में उसको ये लाभ मिलना शुरू हुआ होगा। इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम यह ब्रांच चेंज कर रहे हैं तो हमें मिलेगा या नहीं, ये भी जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी सभी यहाँ पे दूर हो जाएगी। और लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट हमारा है कि फी वेरियर का लाभ आपको लेटरल एंट्री के स्टूडेंट को नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। जिससे अगर डिप्लोमा कोर्सेज के पॉलिटेक्निक के माध्यम से जो बच्चे वहाँ पे बीटेक में नाम लिखाते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर से शुरू होता है। तो ऐसे में जितने भी पॉइंट हमने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपके अंदर कोई भी ऐसी अभी भी कोई समस्या हो कि सर हमें फी वेरियर का लाभ कैसे मिलेगा, किस प्रकार से नहीं मिलेगा, मेरे पास ये कंडीशन है, ऐसा क्या है, इसके बाद भी अगर हमें नहीं मिलता है या कोई भी समस्या आपके पास अभी भी रह गई हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी तक हमने बात किया उत्तर प्रदेश में फी वेरियर और स्कॉलरशिप के बारे में, दोनों में कंपेरिजन भी हमने किया। लेकिन अब एक ऐसे राज्य के बारे में बात करेंगे कि जहाँ पर भी इसी तरह से फी वेरियर के लिए इस तरह से स्कीम चलाई जाती है और वहाँ पे भी बच्चों को फ़ायदा मिलता है। तो ये कौन सा राज्य है? ये आपका असम राज्य है। यहाँ पे हम बात करते हैं असम में इस योजना की शुरुआत 2016 और 17 का जो सेशन है, जैसे इस समय 2020 और 21 का सेशन चालू होने वाला है, तो 2016 और 17 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर भी कास्ट का कोई मतलब नहीं था। जैसे हमने बताया कि फी वेरियर में आपको ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस कास्ट से, किस कैटेगरी से इस तरह से बिलोंग करते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों। अर्थात सभी वर्ग के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस राज्य में इनकम अगर बात किया जाए, जैसे हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में 6 लाख से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए कि अगर असम राज्य की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि स्कीम उतनी नहीं है जितना उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे बताया गया कि इस राज्य में इनकम आपकी 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, जबकि यूपी में 6 लाख है। तो इस तरह से यहाँ पे कम बच्चों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। तो वही बताया गया कि 2018 और 19 के सेशन में बात किया जाए तो वहाँ पे उस समय 2018 और 19 के सेशन में 1 लाख रुपए कंडीशन थी कि 1 लाख रुपए से अधिक ना हो तब आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से जब 1 लाख रुपए कंडीशन था तो कितने लोगों को फ़ायदा मिला था? तो करीब 2,36,000 बच्चों को इसके माध्यम से फ़ायदा मिले था। उनका जो एडमिशन हुआ था वो फ्री हुआ था, जो ट्यूशन फीस होता है वो पूरी तरह से माफ़ हो चुका था। लेकिन अब की बार का जो सेशन चालू होने वाला है 2020 और 21 के लिए, इसमें इस कंडीशन को बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर आपको इसको फ़ायदा लेना है तो आपके परिवार की जो इनकम हो वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से 1 लाख से 2 लाख हुआ है, तो इससे क्या होगा कि लगभग 30 से 35% जो स्टूडेंट होंगे उनको फ़ायदा और अधिक मिल जाएगा, इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। इसका फ़ायदा किन किन स्टूडेंटों को मिला है? जैसे बीए जो कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम,
MA, MSc, MCOM और इस तरह से जो बीटेक के कोर्सेज होते हैं, जैसे यहाँ पे UPTU चलता है, उसी तरह से असम में भी ऐसे कई और इंजीनियरिंग के कोर्सेज चलते हैं, उनको भी इसके माध्यम से फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से देश भर के अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है या इस तरह से फेमस है, जिसके माध्यम से बच्चों को फ़ायदा मिलता है। और वह भी किस बच्चों को, तो उस स्टेट के बच्चों को ही इसके माध्यम से फ़ायदा मिलता है, न कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको फ़ायदा। तो ये थी हमारी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन की फी वेरियर स्कीम क्या होता है, इसके माध्यम से फ़ायदा हमें कैसे मिलेगा, किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे हमने बताया कि स्कॉलरशिप को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि स्कॉलरशिप के लिए हमें अप्लाई करें या ना करें, हम लेटरल एंट्री से हैं तो हमें फी वेवियर का स्कीम का फ़ायदा मिलेगा या नहीं, इन सभी के बारे में हमने पूरी तरह से विस्तार से जानकारी दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये UPTU की काउंसलिंग के अगर रिकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 5वां वीडियो है। इस तरह से पूरा सीरीज चलेगा जब तक आपकी पूरी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाती है, क्योंकि पिछले साल भी हम लोगों ने इस तरह से काउंसलिंग कराया था और इस बार भी मेरा पूरा फोकस है कि आप सभी को अच्छे से अच्छे कॉलेज मिला के, अच्छे से अच्छे कॉलेज दिला के और आपका अच्छे से अच्छे ब्रांच दिलाकर आपका एडमिशन कराया जाए। इसी प्रकार से बने रहिए। आपकी जो भी समस्या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।